हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अगर मैं यूसीसी के बारे में बात करूं तो ये यूसीसी इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था? अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड असेंबली ने ये बिल पास किया है। उत्तराखंड स्टेट ऐसा अभी भारत का दूसरा ऐसा स्टेट बना है, सेकेंड स्टेट हम लोग कह सकते हैं इन द इंडिया, जिसने अब सक्सेसफुली यूसीसी का एक बिल पास कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहला ऐसा स्टेट कौन था? तो फर्स्ट स्टेट वाज गोवा। और गोवा कहीं ना कहीं 1961 से ही पोर्चुगीज सिविल कोड फॉलो करता है। क्लियर? वो यही बेसिकली फॉलो कर रहा है, इसलिए गोवा में तो मतलब 1961 जब से गोवा हमारे पास आया था तब से मतलब वहाँ पे हमको यूसीसी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हाल में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ये है बेसिकली सीएम ऑफ द उत्तराखंड, और ये बेसिकली ये बिल लेके आए थे। अब देखने जाए तो ये जो बेसिकली जो पुष्कर जी है, वो पिछले 2 साल से अपने इलेक्शन कैंपेन में यही कह रहे थे कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो आज हम लोग यूसीसी लेके आएंगे। एंड आज सक्सेसफुली वो ये बिल लेके आ गए। तो अब पहले जो अब हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये आता है कि यूसीसी होता है क्या? अगर मैं यूसीसी के बारे में बात करूं कि यूसीसी होता क्या है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे रिलीजियस पर्सनल मैटर्स है, अब रिलीजियस पर्सनल मैटर्स मतलब कौन कौन से मैटर्स? टेक द एग्जांपल कि भाई शादी, मैरिज, मैरिज हो गया, आप बोल सकते हो डाइवोर्स हो गया, ये हम कह सकते अडॉप्शन हो गया, ये हम कह सकते इनहेरिटेंस हो गया। राइट? शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब में हम लोग को एक कॉमन लॉ लेके आना है। इनको हम लोग कोडिफाई करके वन सेट ऑफ रूल्स, और कॉमन लॉ हम लोग यहाँ पे ये लेके आएंगे। तो बेसिकली अब से यहाँ पे ये होगा कि शादी की जो बेसिकली कुछ बेसिकली प्रोविजंस है, फॉर इंस्टेंस की शादी की लीगल एज कि गर्ल्स की कितनी होनी चाहिए, बॉयज़ की, वो अब हर रिलीजन में यहाँ पे सेम हो जाएगी। अब अगर बात करें रिगार्डिंग डाइवोर्स, तो डाइवोर्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज अब डाइवोर्स में आप ये बोल सकते हो कि जितने भी मतलब डाइवोर्स के जो प्रोसीजर्स है, जो लीगल प्रोसेस है, अब आपको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट इनहेरिटेंस कि भाई बेटे को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा, नहीं, अब यहाँ पे हर एक रिलीजन में इक्वली ही आपको मिलेगा। तो हम लोग ये सारी चीज़ में कॉमन लॉ लेके आएंगे। अब फिर बाद में आप किसी भी रिलीजन से वो फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग उसको कहते हैं यूसीसी। तो यूसीसी एक बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हर एक रिलीजन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस को अब कॉमन कर देगा। समझ आया? तो उसको हम कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलो अब बात करते हैं कि यूसीसी में भाई उत्तराखंड में क्या सीन हुआ था, कि उत्तराखंड में यूसीसी आया कैसे।
सो इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, राइट, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी, और ये जो कमेटी बनाई थी वो थे बेसिकली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर। और ये जो जज है उनका नाम आपको पता है क्या है? कम ऑन फास्ट, ये बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में था, क्या था उनका नाम? उनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। सो इनके यहाँ पे कहीं ना कहीं लीडरशिप में हमने ये कमेटी बनाई, और ये कमेटी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले 2 साल के अंदर, राइट, ऑलमोस्ट 2.33 लाख फीडबैक देखे लोगों के सामने। उन्होंने फीडबैक पढ़े हैं, देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स की, जहाँ पे उन्होंने विस्तार में चर्चा की कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बाद में वो एक ड्राफ्ट लेके आए थे, फाइनल ड्राफ्ट, जो कहीं ना कहीं 749 पेज का था। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये बेसिकली लेके आए थे यूसीसी, राइट, और बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। अब चलो देखते हैं कि यूसीसी के यहाँ पे जो उत्तराखंड जो बिल लेके आया है उसके फीचर्स क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स कि उसके खासियत क्या है, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूसीसी के जो हम लोग लॉ लेके आ रहे हैं ना, वो ट्राइबल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सबसे पहले ट्राइबल्स के ऊपर, ये जो आदिवासी जो बेसिकली जनजातियां है उनके ऊपर ये सारे प्रावधान या रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा जो रेड आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था, वो था लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। उत्तराखंड की सरकार जो है वो ये कहती है कि देखो, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बैन तो नहीं लगा रहे, ये बैन नहीं कर रहे रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन मतलब क्या कि अगर बेसिकली किसी कपल को साथ में रहना है लेकिन उनको शादी नहीं करनी है, तो यस, उसको हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो हम लोग यहाँ पे बैन नहीं लगा रहे, हम लोग सिर्फ इसको यहाँ पे करेंगे रेगुलेट। और रेगुलेट मतलब कैसे होगा कि अगर किसी भी कपल को उत्तराखंड के अंदर, राइट, किसी भी कपल को, एनी कपल इन द स्टेट, राइट, तो अगर यहाँ पे वर्ड एनी है उसका मतलब क्या, भले फिर बाद में आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो या आप बेसिकली वहाँ पे माइग्रेट हुए हो, आप किसी मतलब और स्टेट का, मतलब आपके पास रेसिडेंस प्रूफ, स्टिल यू आर स्टेइंग इन उत्तराखंड, सो बेसिकली यू आर रेसिडेंट और यू आर आउटसाइडर बोथ, राइट। सो एनी कपल इन द स्टेट जिसको लिव इन के अंदर रहना है, उसको 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, राइट, अपने नियर बाई रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, ओके, नियर बाय रजिस्टर ऑफिस में जाके वहां पे उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्री का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ वहां जाके इन्फॉर्म करना है, आपको सिर्फ एक पंचनामा देना है कि ठीक है ये हम दोनों है और हमको यहाँ पे लिव इन में रहना है, दैट्स इट, और आपको इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, राइट। उसके बाद जैसे ये रजिस्ट्री होगी, यहाँ पे फिर एक कहना के बोल सकते हो समरी इंक्वायरी होगी। समरी इंक्वायरी का मतलब यहाँ पे ये होगा, सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें चेक की जाएगी कि पहला कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, कि मतलब मेल हो या फीमेल हो, वो माइनर तो नहीं है ना, राइट, यहाँ पे ये चेक होगा। और दूसरा कि जो लोग लिव इन में रह रहे, क्या वो पहले से ही मैरिड है या नहीं, राइट। और जैसे मतलब ये 2 चीज़ें यहाँ पे चेक होगी, आपको यहाँ से अप्रूवल दे दिया जाएगा विदाउट एनी हेसिस्टेंसी, एंड देन यू कैन स्टे फॉर वॉट एवर टाइम यू वांट। समझ आया?
तो देखो ये हम लोग इसको रेगुलेट करने की नीड क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यार देखो मैरिज अगर आप करते हो तो मैरिज में आपके पास लीगल प्रोविजंस अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखने जाओ तो अगर किसी का अगर आप मैरिज एक्ट वायलेट करते हो यू कैन गो टू दी कोर्ट, क्लियर। लेकिन अब ये लिव इन वाले कपल्स के पास क्या लीगल बैकिंग है, तो अब हम लोग ने ये रजिस्ट्री की प्रोसेस करवा के उसको एक लीगल बैकिंग दे दिया है कि उनको ये चीज़ मिलेगी। एंड जो व्यक्ति या जो कपल 1 महीने के अंदर ये चीज़ नहीं करवाएगा तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 महीने की जेल हो सकती है। उसको 3 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये जुर्माना तक का उसको फाइन पे करना पड़ेगा, या फिर दोनों। समझ आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगा कि इट इज़ कंपलसरी अब कि आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। एंड सपोज अभी आप 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल आप साथ में रहे, बाद में अगर आप सपोज आपके बीच में कुछ झगड़ा होता है, बाद में आप बोलते हो कि भाई वी वांट टू डू अ ब्रेकअप, हमको अब साथ में नहीं रहना है, तब क्या। तो ऐसे केस में राइट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंशन और टर्मिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ अब से हम लोग साथ में नहीं रह रहे, ये चीज़ भी आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। समझ आया। तो ये चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगा कि अब लिव इन कपल को भी हम लोग यहाँ पर रेगुलेट करने की बातचीत कर रहे हैं। एटलीस्ट अब हम लोग उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब उनको दे रहे हैं लीगल बैकिंग, क्लियर। तो ये था इसका दूसरा फीचर। पहला क्या था कि ट्राइबल्स जो है वो इससे बाहर हो जाएंगे, राइट। इनके ऊपर ये इनके ऊपर एक भी लॉ लागू नहीं होगा यूसीसी का। दूसरा आता है लिव इन रिलेशनशिप। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि आपको सबसे पहले नियर बाय ऑफिस में जाके आपको जो रजिस्ट्री है वो करवानी पड़ेगी, दैट टू विद इन 1 मंथ। एंड अगर आप यहाँ पे वो नहीं करवाते हो एंड बाद में अगर सरकार को पता चला तो ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं 3 महीने की जेल एंड 10,000 का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। एंड बाद में अगर आपके फ्यूचर में अगर आप लोग साथ में नहीं रहते, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो आपको यहाँ पे राइट सस्पेंशन, राइट बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंशन और टर्मिनेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बस ये इतना सा है रिगार्डिंग द लिविंग। उसके बाद अगर आप देखने जाओ जो तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है, उन्होंने ये बोल दिया कि अब से पॉलीगैमी राइट इज बैंड। पॉलीगैमी इज बैंड। पॉलीगैमी का मतलब क्या है कि अब आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हो, या आप शादी कर सकते हो लेकिन आप बीवियाँ नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखने जाओ, इसका मतलब ये है कि जब तक अगर आपकी फर्स्ट वाइफ की डेथ नहीं हो जाती या फिर आपका लीगल डाइवोर्स नहीं हो जाता है, राइट आपकी पहली बीवी के साथ आपकी उसकी डेथ नहीं हो जाती है, उसका लीगल डाइवोर्स नहीं हो जाता है, तब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। समझ आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने महिलाओं को राइट यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे सेफ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस बनाया था। ओके सो हमारे वहाँ ऐसे काफ़ी सारे बेसिकली रिलीजन्स है जहाँ पे आप 4 बीवी, 3 बीवी, 5 बीवी तक आप लोग रख सकते हो। तो नहीं, अब आप यहाँ पे लोग नहीं रख सकते जब तक आपकी पहली वाइफ की मतलब डेथ नहीं हो जाती या फिर आपके साथ उनका लीगल डाइवोर्स नहीं हो जाता है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। समझ आया फ्रेंड्स। तो ये था रिगार्डिंग थर्ड कि पॉलीगैमी इज बैंड। उसके बाद फोर्थ प्रोविजन। सो फोर्थ प्रोविजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द मैरिज एज। अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब महिलाओं के लिए जो लीगल मैरिज एज है दैट विल बी 18 ईयर्स एंड जो मेल है उसके लिए लीगल मैरिज है 21 ईयर्स।
एंड ये अब दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिलीजन, राइट, कि अब से महिलाएं 18 साल की कम की उम्र एज की होगी तो उनकी शादियां नहीं हो सकती। मेल जो है हेड, इफ उनकी एज 21 से कम है तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे वो चीज़ है, तो यहाँ पे हमने एक लीगल मैरिज एज कर दिया है सबके साथ। पांचवा प्रोविजन है चिल्ड्रन ऑफ वेडलॉक और चाइल्ड ऑफ वेडलॉक, इसके लिए प्रोविजन था, राइट। वेडलॉक का मतलब ये है कि सपोज भाई अगर आप लिव इन में रह रहे थे एंड बेसिकली बाद में आपका बच्चा हो जाता है, तो अगर आप देखने जाओ तो ये जो बेसिकली बच्चा है उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लियर। या फिर अगर कोई सिंगल मदर है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो भाई ये जो पर्टिकुलर बच्चा यहाँ पे मतलब बॉर्न होगा उसको यहाँ पे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लोग इलेजिटिमेट मानेंगे, है ना। इसको कहते हैं वेडलॉक। तो चिल्ड्रन ऑफ वेडलॉक जो मतलब कहीं ना कहीं अभी मतलब जिसको कहते हैं मतलब बोल सकते हो नाजायज बच्चे, राइट। अब उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अब ये लोग इलेजिटिमेट नहीं गिने जाएंगे, अब इनको भी इक्वली हक मिलेगा, राइट, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में। तो ये चीज़ भी देखो काफ़ी एक अच्छी थी, चिल्ड्रंस ऑफ वेडलॉक। वो जो अब वो पहले इलेजिटिमेट थे वो लोग भी अब इलेजिटिमेट नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। एंड लास्ट में जो वो एक फीचर लेके आए वो आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन। देखो डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन में उन्होंने ये बोला है, स्पेशली उन्होंने यहाँ पर बोला है हिंदुओं को। देखो हिंदुओं में बेसिकली रूल है, राइट, कि सेम आप बोल सकते हो गोत्र या बोल सकते हो कॉमन एंसेस्टर्स, राइट। सो आप ये बोल सकते हो कि सेम गोत्र या सेम कॉमन एंसेस्टर्स से में, राइट, आप लोग शादी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मैरिज। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब हिंदू में डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन बहुत ज़्यादा हाई है, सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते, ओके। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है, और ये एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि ऐसी कोई भी कम्युनिटी या रिलीजन जहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोविजन वैलिड था या अवेलेबल है, राइट, वो अब लोग कर सकते हैं, उसको हमने अपहेल्ड किया है कि यस वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अब हिंदूज नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन। तो देखने जाओ फ्रेंड्स, तो ये सारे आपके देखने जाओ तो ये आपके 6 फीचर्स थे ऑफ द उत्तराखंड मैरिज बिल। सो पहला फीचर क्या था कि ये ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या है, रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप। तीसरा अब क्या है, अगर देखने जाए तो पॉलीगैमी इज बैंड। चौथा हमारा क्या है कि मैरिज एज हमने सेम कर दी। पांचवा बोल दिया चिल्ड्रन ऑफ वेडलॉक को अब हमने यहाँ पे दिया है राइट प्रोविजंस। एंड लास्ट में है डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन। क्लियर। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन भी इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अब देखने जाओ तो हमको ये यूसीसी की नीड क्यों लगी। सो अगर आप देखने जाओगे फ्रेंड्स, सो अगर मैं किसी भी एक लॉज के बारे में बात करूं, कानून के बारे में, लॉज कहने के 2 टाइप के आते हैं, क्रिमिनल लॉज आते हैं और दूसरा आता है सिविल लॉज। ओके, इंडिया के अंदर ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज में वी हैव अ यूनिफिकेशन, वी हैव यूनिफॉर्मिटी। क्रिमिनल लॉस में मतलब क्या है कि भाई अगर आप खून करोगे तो आपको फांसी होगी। अब ये खून बेसिकली हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, पारसी करे, जैन करे, क्रिश्चियन करे या बौद्ध धर्म का बेसिकली जाति का धर्म, राइट, एक व्यक्ति करे, राइट, सज़ा तो एक ही है, फांसी, राइट। तो क्यों ना अब हम लोग ये सारी चीज़ों में एक सिविल लॉ के अंदर हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि पर्सनल लॉज हर एक रिलीजन के अलग अलग है। तो यहाँ पे कोर्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है टू डील विद द केसेस,
तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ कोर्ट्स या मतलब जो जुडिशरी उसके ऊपर जो मतलब केसेस का जो भार बढ़ रहा है वो भी यहाँ पे कहने के थोड़ा इजी हो जाएगा एंड कम हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग यहाँ पे यूसीसी लाने की बात कर रहे थे। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड देखने जाओ तो आर्टिकल 44 of the Indian Constitution talks about the UCC. क्लियर? एंड अगर आपके फैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो गोवा ऐसा पहला राज्य था जिसके पास यूसीसी था, अब उत्तराखंड से दूसरा राज्य बना है। तो अब यहाँ पे डिबेट ये आते हैं कि अब ये जो बेसिकली एक ये बोल सकते हो कि एक लहर चालू हुई है यूसीसी लाने की। क्या ये अब ऐसे और कौन कौन से राज्य है जो यूसीसी ला सकते हैं? उसमें सबसे पहला नाम आता है आसाम का, दूसरा नाम आपका आ रहा है गुजरात का, कि ये सारे राज्यों ने बोला है कि हम भी यूसीसी लेके आएंगे। अब कब लेके आते हैं हमको सिर्फ यहाँ पे यही देखना है। और मुझे और कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से देश हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे यूसीसी प्रिविलेंस करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।